हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज अरोड़ा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। राइट। अपने आप में जो इकोनॉमिक्स है, जो आपके जो ग्राफ है या जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होती है। 1 के अंदर अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो आज अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 2 में सेंट्रल प्रॉब्लम अगर अपने को देखनी है तो उससे पहले दो तीन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। जो पहली जो चीज है इसके अंदर, वो ये समझनी पड़ेगी क्या, कि जो रिसोर्सेज हैं, आप और मैं सब जानते हैं रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज आर स्कार्स। राइट। अगर मैं स्कार्स को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी। राइट, डेफिशिएंसी। सेंट्रल प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है। रिसोर्सेज, चाहे मैं आपकी बात करूं, चाहे मैं मेरी बात करूं, या जिसकी भी बात करूं, चाहे मैं एलोन मस्क की बात करूं, चाहे हम अंबानी की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, रिसोर्सेज सबके पास स्कार्स है, डेफिशिएंसी है, कम है। मे बी ये जरूर हो सकता है कि सामने वाले के पास जो रिसोर्सेज है वो आपको ज्यादा लगे, पर जब सामने वाले से पूछोगे या एलोन मस्क से पूछोगे कि उनके पास रिसोर्सेज कम है या ज्यादा है, तो वो भी बोलेंगे हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो अगर मैं सबके पास उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कम है, तो मैं ये बहुत इजीली कह सकता हूं कि रिसोर्सेज आर स्कार्स। रिसोर्सेज क्या है? कम है, डेफिशिएंसी है। राइट। पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी की ये है कि रिसोर्सेज सबके पास कम है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास है, मेरे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज मनी, पैसा। वो सबके पास कम है ना। बट प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती। रिसोर्सेज सिर्फ कम हो, एक इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, दैट इज रिसोर्सेज हैव रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव। देखो, अगर रिसोर्सेज सिर्फ कम हो तो शायद तक इतनी प्रॉब्लम ना हो, बट उसके साथ साथ रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूसेज है। मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपके पास 1000 रुपीज है। रुपीज मनी एक ऐसी चीज है, चाहे 1000 हो या 1000 करोड़ हो, वो हमेशा कम लगती है, वो स्कार्स होती है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, जो अपने आप में डेफिशिएंसी है, स्कार्स है। बट ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि उस 1000 के ऑल्टरनेटिव यूसेज है। आपको देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है कि इस 1000 का यूज कहाँ पे करें। ये अपने आप, अगर मान लो आपको उस 1000 का यूज सिर्फ एक ही जगह करना हो, तो मे बी जो डेफिशिएंसी है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक ना हो, बट आपके लिए प्रॉब्लम और इंक्रीज हो जाती है। पहले तो रिसोर्सेज कम है, मनी हमारे पास कम है, और दूसरा, उस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूसेज है, आप बहुत सारी जगह उनका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम की वजह से आप एक सिचुएशन में रहते हो हमेशा। दैट सिचुएशन इज सिचुएशन ऑफ चॉइस। दैट सिचुएशन इज सिचुएशन ऑफ चॉइस। एक्चुअल में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, दिस इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज चॉइस। क्योंकि रिसोर्सेज कम है। अगर बहुत ज्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो शायद तक हमको चॉइस करनी ना पड़े। अगर आपके पास डेफिशिएंसी ना हो मनी की, तो आपको किसी भी जगह पे चॉइस नहीं करनी पड़ती। आप क्लोथ्स परचेज करने जाते हो, टी शर्ट शर्ट परचेज करने जाते हो, तो 10 शर्ट या 10 टी शर्ट के अंदर किसी एक को चूज करते हो, क्योंकि सारी परचेज नहीं कर सकते, रिसोर्सेज कम है, चॉइस करनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात, उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज है। अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि कितने पैसे को मैं क्लोथ में यूज करूं, कितने को एजुकेशन में, कितने को हेल्थ में, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। पैसे को यूं ही नहीं लगा सकते, रिसोर्सेज कम है। तो ये अपने आप में चॉइस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। एक छोटे से छोटा बच्चा भी चॉइस वाली प्रॉब्लम से जूझता है। छोटे से छोटा, अगर उसको आप कुछ पैसा दोगे और बोलोगे जाओ बच्चा कैंडी परचेज करके ले आओ, तो जब वो कैंडी परचेज करने जाएगा तो उसके पास कई ऑप्शन होंगे। उस ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को उसको चूज करना है, और वो ऑप्शन कौन सा चूज करेगा? जिसमें उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जिसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उस ऑप्शन को चूज करेगा। ठीक है। तो मैं ये कहूं कि ये प्रॉब्लम, ये हमारी क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम है। दिस इज द मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, ये मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको आपके रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करना है वो चॉइस करना पड़ेगा। पूरी इकोनॉमी के अंदर हर एक जो ह्यूमन है वो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ जूझ रहा है, ठीक है। ये मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम होगी। आई थिंक ये चीज क्लियर है। भी रिसोर्सेज कम है, उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज हैं। अब कम और ऑल्टरनेटिव यूसेज की वजह से हमको चॉइस करनी पड़ती है कि मेरे जो कम रिसोर्सेज है उसको मैं ऐसी जगह लगाऊं जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आपने खुद ने कोई भी चीज जो परचेज कर रखी है, आपके पास जो भी आपके शूज, आपके बैग, आपका पेन, आपका वॉलेट, जो भी है, उन सब चीजों को जो आपने चॉइस किया है, आपने अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, उसमें बेस्ट सेलेक्ट किया है जहां पे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, दैट इज चॉइस। आगे चलें, अगर आगे चलते हैं तो आगे इस चॉइस की जो प्रॉब्लम है उसके 3 डायमेंशंस है। मतलब अगर मैं पूरी इकोनॉमी के अंदर ये बात बोलूं कि पूरी इकोनॉमी जो प्रॉब्लम चॉइस पूरी इकोनॉमी के अंदर है तो उसके 3 डायमेंशंस है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के। 3 डायमेंशंस है, पहला, सेकंड, थर्ड। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी के अंदर देखो, सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला है दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होता है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इस इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और प्रोड्यूसर सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला एजेंट है, मैं ये कह सकता हूं आपको। अब अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके बुक के अंदर जो 3 प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जो आगे 3 डायमेंशन दे रखा है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। जैसे अगर आपको आगे चल के अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले ये देखोगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, अपने पास रिसोर्सेज क्या है, कम है, उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज है। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूसेज है तो आपको देखना पड़ेगा क्या, कि सबसे पहले आप अपने जो रिसोर्सेज है उसका यूज कहाँ करो, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका कहाँ यूज करोगे आप, राइट, उसका यूसेज कहाँ है, देखोगे आप। ये आपका इसके और इसी के अंदर आप ये भी देखोगे, जब एक बार आपने ये देख लिया क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आप ये भी देखोगे हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो भी इसी का पार्ट है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। चॉइस के बाद अगर मैं बोलूं, अगर आपको चॉइस करनी पड़ेगी तो आपके रिसोर्सेज से आप क्या प्रोड्यूस करोगे, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी व्हाट टू प्रोड्यूस। या उसके बाद आप देखोगे हाउ मच टू, दोनों सेम इसी के अंदर आप कंप्लीट करोगे दोनों प्रॉब्लम या दोनों में चॉइस, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं हाउ टू प्रोड्यूस, सेकंड जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की, इसके अंदर कौन सी चॉइस करोगे, इसमें चॉइस ऑफ टेक्निक। जब आपने देख लिया कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है, क्योंकि देखना पड़ेगा आपके पास रिसोर्सेज कम है, और उसके बाद देखना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन करना है, क्योंकि कितना भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, आपको देखना पड़ेगा कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। जब एक बार आपने देख लिया कि क्या प्रोडक्शन करना है और कितना प्रोडक्शन करना है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको प्रोडक्शन उसका कैसे करना है, क्योंकि प्रोडक्शन करने की भी 2 टेक्निक है। पहली जो टेक्निक आती है दैट इज पहली टेक्निक आती है दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरी टेक्निक आती है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दूसरी टेक्निक है। मतलब अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हो ना, तो या तो आप लेबर से प्रोडक्शन कर सकते हो या आप कैपिटल से प्रोडक्शन, कैपिटल मतलब मशीनरी से प्रोडक्शन कर सकते हो। अपने आप में एज ए प्रोड्यूसर आपको ये चॉइस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेबर से कर लो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल से कर लो। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चीज को बनाने का जो एक्सपेंडिचर है, वो कम किससे पड़ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो आपका बिजनेस थोड़ा छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस है, तो आप लेबर इंटेंसिव की तरफ जा सकते हो, है ना। और अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा लार्ज लेबर का बिजनेस है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन का काम है आपका,
तो आप किसके लिए जा सकते हो, कैपिटल इंटेंसिव के लिए। क्योंकि छोटे बिजनेस के अंदर आप 1 CR की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की मशीनरी लगाने से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं पड़ेगा ना। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तभी तो अपन मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर प्रोडक्शन कम होता है तो मशीनरी की जगह हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव का यूज करते हैं। तो ये भी आपको चॉइस करनी पड़ेगी, क्या कि आपको जो प्रोडक्शन करना है लेबर की हेल्प से करना है या कैपिटल की हेल्प से करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। देखो रिसोर्सेज कम है हमारे पास, तो या तो प्रोडक्शन आप, क्योंकि दो सेगमेंट है मेरी इकोनॉमी के अंदर, मेरी इकोनॉमी के अंदर दो सेगमेंट है जिनके लिए प्रोडक्शन किया जा सकता है। एक तो आता है पुअर सेगमेंट, एक आता है रिच सेगमेंट, दो सेगमेंट है। तो या तो प्रोडक्शन आप कर सकते हो किसके लिए, या तो प्रोडक्शन कर सकते हो रिच सेगमेंट के लिए, या प्रोडक्शन कर सकते हो पुअर सेगमेंट के लिए। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि जो आप अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रहे हो वो एलोकेशन किस सेगमेंट के लिए करना है। आप जितने भी ब्रांड या जितनी भी कंपनी आप इकोनॉमी के अंदर देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि हर एक इकोनॉमी अपने अलग सेगमेंट को टारगेट करती है। वॉच की दो ब्रांड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो आता है ब्रांड, कैशियो का ब्रांड आता है, जिसका जो टारगेट कस्टमर है वो है या तो लोअर मिडिल होता है या मिडिल होता है, उसके लिए क्या करती है ये, प्रोडक्शन करती है। बेसिकली पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करती है कैशियो ब्रांड का जो वॉच आती है। अगर मैं एक और ब्रांड का नाम ले रहा हूँ जिसमें राडो नाम अपन लेते हैं, ये वो ब्रांड है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 1.1.5 लाख से इसकी वॉचेस स्टार्ट होती है। ये जो ब्रांड है बेसिकली रिच सेक्शन को टारगेट करता है। ठीक है, कोई भी ब्रांड दोनों सेक्शन को बहुत अच्छे से टारगेट नहीं कर सकता। अगर आप कार कंपनी के अंदर अगर आप देखते हो, तो कार कंपनी में भी आप नोटिस करोगे कि जो सेगमेंट है वो एक तो पुअर सेगमेंट, पुअर सेगमेंट का मतलब इसके अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और रिच सेक्शन के अंदर बाकी सारे रिच सेक्शन में आते हैं। अब रोल्स रॉयस जो बनाती है कार, जो वो बनाती है, वो बनाती है रिच सेगमेंट के लिए बनाती है। जबकि जो टाटा है, हुंडई है, वो थोड़े से मिडिल, लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाती है। क्योंकि आपको आपके रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे कि रिच सेगमेंट के लिए जाना है या पुअर सेगमेंट के लिए जाना है। आपके रिसोर्सेज आपको लगाने कहाँ है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पुअर सेक्शन के लिए जाते हो तो यहाँ पे पुअर सेक्शन से, अगर आप पुअर सेक्शन के लिए जाते हो, राइट, हाँ, देखो पुअर सेक्शन के लिए चलते हैं तो इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, प्रॉफिट आपका क्या होगा, कम होगा। क्योंकि देखो जितना प्रॉफिट एक कैशियो की वॉच के अंदर है, रोल्स अपने राडो की वॉच के अंदर उतना प्रॉफिट थोड़ी होगा। राडो की वॉच के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, जबकि कैशियो की वॉच के अंदर आपको कम प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा। तो अगर आप पुअर सेक्शन के लिए बना रहे हो तो प्रॉफिट कम मिलेगा आपको, बट अगर आप रिच सेक्शन के लिए जा रहे हो तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, है ना। ज्यादा प्रॉफिट है, रोल्स रॉयस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है, जबकि हुंडई कार के अंदर या टाटा कार्स के अंदर इतना मार्जिन में भी नहीं होता होगा, हुंडई को या टाटा कार्स को नहीं होता होगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और वो रिसोर्सेज आपने किस सेगमेंट के लिए लगाने हैं, पुअर सेगमेंट के लिए लगाने हैं या रिच सेगमेंट के लिए लगाने हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखी, जिसमें मैंने आपको बता दिया व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रिसोर्सेज में से आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है और कितना प्रोडक्शन करना है ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर किसी चीज के प्रोडक्शन के दो तरीके हैं। एक तो आता है लेबर इंटेंसिव, एक आता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब आप ज्यादा लेबर का यूज करोगे, कैपिटल मतलब ज्यादा मशीनरी का यूज करोगे। तो डिपेंड करता है कि आपको सोचना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, राइट। और उसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आपको यहाँ चॉइस करना पड़ेगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ लगा सकते हो। आप पुअर सेक्शन के लिए लगा सकते हो या रिच सेक्शन के लिए लगा सकते हो। तो ये मैंने आपके सामने तीन सेंट्रल प्रॉब्लम रख दी है। अब इसके बाद अपन जो देखेंगे वो देखते हैं अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। इसके बाद जो पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है वो समझो। देखो रिसोर्सेज कम है अपने पास,
हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं एक टूल आपके सामने रखूंगा, उस टूल का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताएगा कि जब सेम रिसोर्सेज से आप दो चीजों का प्रोडक्शन करोगे तो किसका प्रोडक्शन कितना हो सकता है, ये बताएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन, अपन बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो ये क्या शो करता है? ये शो करेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपको मान लो दो गुड बनाने हैं, तो पहला गुड कितना बनेगा, दूसरा गुड कितना बनेगा, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन ये आपके सामने रखता है। ठीक है, डेफिनेशन में आएगा प्रोडक्शन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बोलते हैं अपन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शोज द डिफरेंट possible combination of two goods under limited resources। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, दैट विल टेल यू द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये टूल आपके ये काम आएगा क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी अपन जानते हैं अपने पास क्या है, कम है। अगर मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ पाओगे, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 200 केजी प्लास्टिक है, 200 केजी मेरे पास क्या है, प्लास्टिक है, राइट। ये एक टेबल है, ये एक टेबल है जिसके अंदर इसमें अपने पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। फॉर एग्जांपल इस प्लास्टिक से जो मैं बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ, एक तो बना सकता हूँ पेन, एक बना सकता हूँ मैं इसमें मग। ये दो चीजें मैं आपके सामने बना सकता हूँ, एक तो बना सकता हूँ पेन, एक बना सकता हूँ मग। मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखूंगा फॉर एग्जांपल 100, 90, 70, 40, 0। यहाँ पे बात करो 0, 1, 2, 3, 4, ये आ गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी और ई, टोटल 5 कॉम्बिनेशन आपके सामने है। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अगर 200 केजी प्लास्टिक का यूज करोगे तो या तो आप फॉर एग्जांपल पेन बना सकते हो या फॉर एग्जांपल मग बना सकते हो। तो पहले कॉम्बिनेशन में अगर आप सिर्फ पेन बनाते हो, 100 पेन बनाते हो, सारे का सारा प्लास्टिक आपने पेन बनाने में यूज कर लिया, तो मग कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास कम है, दोनों चीजें नहीं बना सकते। और फिर उसके बाद ये बी कॉम्बिनेशन के अंदर बता रहा है कि अगर आप 90 पेन बनाते हो, अब आपने थोड़े से पेन क्या कम कर दिए, तो ये बोलता है कि आप मग कितने बना सकते हो, एक मग बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप पेन को थोड़ा और कम कर दोगे, जो कि 90 से आपने 70 कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, एक और मग बना सकते हो। और एक और मग के साथ टोटल मग कितने बना सकते हो, आप दो मग बना सकते हो। ठीक है, सी कॉम्बिनेशन हो गया, सी कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया, 70 थे, उसके बाद 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे वापस से देखते हैं भी 100 पेन है तो 0 मग बना सकते हो, 90 पेन आपने पेन कम कर दिए तो एक मग बना सकते हो, आपने पेन और कम कर दिए 70 कर दिए तो आप दो मग बना सकते हो। इसके बाद आपने पेन और कम कर दिए तो आप 40 पेन कर दिए तो तीन मग बना सकते हो, और अगर पेन 0 कर दिए तो टोटल 4 मग बना सकते हो। तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली कॉम्बिनेशन बता रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये क्या है, ये कर्व नहीं है, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होगा वो कर्व होगा। इसको अगर मैं नाम दूं तो क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल।
है ना। ये एक्चुअल में शेड्यूल है, एक ऐसी टेबल है जो बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में 2 गुड का कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब अगर इसी टेबल को मैं ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करता हूं, तो ग्राफ के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका वाई एक्सेस हो गया, ये इसका एक्स एक्सेस हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया। यहाँ पे अपन पेन मेंशन करेंगे, यहाँ पे अपन मग मेंशन करेंगे, राइट। मग कितने हैं मेरे पास 4 है, तो 4 अपन देख लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ हो गए 1 2 3 4। और अगर मैं आपसे पेन की बात करूं तो टोटल 100 तक है, तो 10-10 का गैप लेके चलेंगे अपन, 10 20 30 40 50 60 70 80, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, 80 और ये 90 और ये 100, है ना। ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये टोटल अपना ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया और मैंने डेटा प्लॉट कर दिया, पेन का यहाँ कर दिया, मग का यहाँ कर दिया। अब एक बात देख लेते हैं अपन। अब अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 100 पेन आप बना रहे हो, 100 पेन, तो मग कितने बन रहे हैं अपने, 0 मग बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 100 पेन बना रहा हूँ और मग 0 बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डॉट बना दूं, क्योंकि मग तो 0 है जबकि पेन जो है वो 100 शो करने हैं मुझे। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मैंने पेन कितने बनाए, मैंने 90 पेन बनाए, तो मेरे मग कितने बन रहे हैं, वो 1 मग बन रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ये 90 पेन है और ये 1 मग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बना दिए अपन ने, ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपने 70 पेन है और अपने पास 2 मग है, तो ये 2 मग हो गए और 70 पेन हो गए, तो लगभग ये आएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 40 अपने पास पेन हो गए और 3 अपने पास क्या हो गए, मग हो गए। तो 3 यहाँ है तो ये लगभग आएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 0 पेन है और 4 अपने पास मग है, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ बनेगा। तो इन सबको अगर मैं डॉट को मिलाता हूं तो कुछ इस तरीके से मेरा क्या बन जाता है, इस तरीके से अपना बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी शॉर्ट में बोल सकते हैं, या इसका नाम एक और है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये इसका नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब क्या है, ये क्या काम आता है वो समझ लो। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है, ये टेबल बताती है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप किस तरीके से, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप पेन कितने बना सकते हो, मग कितने बना सकते हो, वो ये बताएगा। क्योंकि बहुत सारे पेन भी नहीं बना सकते, बहुत सारे मग भी नहीं बना सकते, बिकॉज रिसोर्सेज कम है, बार बार बता चुका हूं मैं। और ये जो ग्राफ है ये भी इसी बात को बताता है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया तो ये बताता है कि 40 आप 40 पेन बना सकते हो, 3 आप मग बना सकते हो। ये पॉइंट क्या बताता है, 70 आप पेन बना सकते हो और आप 2 मग बना सकते हो। तो ये भी दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके जनरल लाइफ में मैं अगर पूछूं रिक्वायरमेंट क्या है, या जनरल लाइफ में इसका यूज कैसे होता है, अगर मैं वो आपसे पूछूं, तो वो आप अपने दिमाग में लाके सोचना कि इसका जनरल लाइफ में यूज किस तरीके से किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। मान लो आपका बिजनेस है, जहां पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो वहां पे आप खुद उसको संभालने वाले हो, उसकी केयर करने वाले हो, तो एक बात तो कंफर्म है, जहां पे आप बैठे हो वहां पे रिसोर्सेज की वेस्टेज तो नहीं होने दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कैफे स्टार्ट किया, तो आप अपने कैफे के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने दोगे क्योंकि आप बैठे हो। बट मैं मान लूं, या फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि आप अपने रिसोर्स, आपने अपने कैफे का एक ब्रांच ओपन करनी है जो थोड़ी दूर है, जहां पे आप नहीं बैठ सकते। तो अब सोचने वाली बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि आप अपनी दूसरी ब्रांच के जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल आप वहां पे भेज रहे हो, उसका मिस यूज ना हो, ये कैसे श्योर करोगे भी उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, उसके यूज
गलत। फॉर एग्जांपल कैफे है और आप कैफे के लिए रॉ मटेरियल भेज रहे हो, आपने ब्रेड फॉरवर्ड किया, आपने मिल्क फॉरवर्ड किया, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो उसका गलत यूज नहीं कर रहे। इस चीज को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, वो बताएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, राइट, आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल आपने वहां पे भेजा है, उस रॉ मटेरियल की हेल्प से कितना प्रोडक्शन हो सकता है एक गुड का और कितना हो सकता है दूसरे का। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं मिल्क के यूज की बात करता हूं तो मिल्क से दो चीजें बनाई जा सकती है, एक तो बनाई जा सकती है टी और एक बनाई जा सकती है कॉफी। अब आपको पता है आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, और आप जानते हो कि अगर 100 टी बनती है तो कितनी कॉफी बनेगी, दैट इज 0 कॉफी। अगर आपको ये पता है कि अगर 90 टी बनती है तो आपको पता है कि एक कॉफी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, अभी 90 टी बनती है तो 1 कॉफी बनेगी। आपको पता है कि अगर 40 टी बनती है तो 3 कॉफी बनेगी। तो आपको पता है। अब अगर मान लो सामने वाले से आपने पूछा कि आपने मिल्क दिया था, उसे कितनी टी बनाई, तो वो बोलेगा मैंने 40 टी बनाई है। आप पूछोगे कितनी कॉफी बनाई, मान लो वो बोलता है कि मैंने 2 कॉफी बनाई है। मैंने कितनी बनाई है, 2 कॉफी। तो आप उससे बोलोगे कि भाई बताओ, भी 3 कॉफी बननी चाहिए थी, मेरे रिसोर्सेज आपने कहाँ यूज किए हैं, 3 कॉफी बननी चाहिए थी, आपने 2 ही कॉफी क्यों बनाई है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इतना बड़ा टूल है कि मतलब मेरे को लगता है कि जितने भी बिजनेस चल रहे हैं इसी टूल के भरोसे चल रहे हैं। दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इतने बड़े बड़े जो ब्रांड है जिन्होंने हजारों फ्रेंचाइजी ओपन कर रखी है, और वहां पे एक सिंगल मतलब 100 ग्राम रिसोर्सेज का भी मिसयूज नहीं होता, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हर एक ब्रांड को अपने पीपीसी कर्व के बारे में पता है, और उनको पता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर जो है वो 2 ही गुड है, जबकि जनरल लाइफ के अंदर मल्टीपल गुड्स होते हैं, तो उनका यूज भी अपन मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर है। बट यहाँ पे मैं 2 का ही आंसर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन, कि एक कितना बन सकता है दूसरा कितना बन सकता है, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक कर्व भी बना के दे दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद अपने को देखना है अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। दो चीजें इसके अंदर मेरे को देखनी है। एक तो देखनी है मुझे अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। राइट, ये था। देखो मैं अगर अपना ग्राफ वापस बनाता हूं ना, अगर अपन ग्राफ वापस बनाते हैं तो ये वाई एक्सेस था, ये एक्स एक्सेस था, ये ओरिजिन था, यहाँ पे अपने मग थे, यहाँ पे अपने पेन थे, राइट। पेन में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और ये 100, है ना। ये था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मक्की में बात करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से बनाया था। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ आपको। तो यहाँ था 1 के अंदर अपना 90 था, 2 के अंदर अपना 70 था, 3 के अंदर अपना 40 था, और ये 0। तो ये इस तरीके से अपना क्या था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस तरीके से बनेगा। अब इसमें समझना पड़ेगा कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है ये वाले, मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 70 पेन है और इसके अंदर 2 मग है, ये कॉम्बिनेशन है ना। 70 तो इसके अंदर पेन है और इसके अंदर 2 क्या है, मग है, ये पहला कॉम्बिनेशन। मुझे बताओ कि मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर क्या मैं 70 पेन और 2 मग बना सकता हूँ, तो आंसर यस। हमने 70 पेन और 2 मग बनाए थे, मैंने अभी पहले टेबल के अंदर लिखवाया भी है कि 70 पेन और 2 मग बन रहे हैं, है ना। तो देखो जो पॉइंट
ये वाला पॉइंट जो मैं कहूँ तो इसको मैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अंदर जितने पेन और जितने मग बना सकता हूं मैं, मेरे रिसोर्सेज में बन रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी एक अटेनेबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में भी जितने पेन और जितने मग बनते हैं मेरे रिसोर्सेज में मैं बना सकता हूँ। मेरे रिसोर्सेज में मैं 40 पेन और 3 मग बना सकता हूँ, तो ये भी मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बना दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ बना दूं, है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ बना दिया तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरे कितने पेन बन रहे हैं? 40 पेन बन रहे हैं। और मेरे कितने मग बन रहे हैं? मे बी 5 मग बन रहे हैं। तो ये क्या बनाए जा सकते हैं क्या? ये क्या बनाए जा सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप 40 पेन और 5 मग बना पाओ, क्योंकि आपका जो पीपीसी शेड्यूल है इसमें 40 पेन के साथ सिर्फ 4 ही मग बनाए जा सकते हैं। इतने ही रिसोर्सेज हैं आपके पास, इससे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट अगर मुझसे पूछो, ये मेरे लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन में आ जाता है ना? ये किस में आ जाता है? अनअटेनेबल में, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, है ना? क्योंकि इस पॉइंट के जितना प्रोडक्शन मैं मेरे रिसोर्सेज में नहीं कर सकता, जबकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या ये वाला, है ना, या फिर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनके जितने पेन और मग मैं बना सकता हूं। इवन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अटेनेबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने पेन और उतने मग बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं बात करूं, ये मेरे लिए अटेनेबल है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, है ना? जो मेरी किसके ऊपर है? लाइन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है आप बनेंगे, वो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आप अपने रिसोर्सेज में बनाए जा सकते हैं, जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। क्लियर है ये बात? और ऐसे पॉइंट जैसे आउट ऑफ ये वाला पॉइंट है, या मैं कोई और अदर पॉइंट बना दूं, यहाँ पॉइंट बना दूं, बोलूं क्या है मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूं, तो आंसर इज नो। इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप इनका प्रोडक्शन कर पाओ। तो आपके जो पीपीसी लाइन के बाहर के जितने पॉइंट है वो सारे के सारे तो आपके अनअटेनेबल में आएंगे, क्योंकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। जबकि लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाएंगे, आप उनका प्रोडक्शन, उतने का प्रोडक्शन कर सकते हो। क्लियर है बात? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई कॉम्बिनेशन लाइन के अंदर हो, मान लो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? अटेनेबल बोलेंगे या अनअटेनेबल बोलेंगे? तो मेरा आंसर है कि ये पॉइंट अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे भी आप क्या बना रहे हो, ये जो पॉइंट है इसमें आप पूरे रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो। बट अगर कोई पॉइंट उसके अंदर है तो देखो, प्रोडक्शन तो किया जा सकता है पर आप अपने रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं मैं ये तो कह सकता हूं कि अटेनेबल है। बस फर्क इतना है कि ये वाले पॉइंट में आप अपने पूरे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, जबकि इन पॉइंट में आप अपने पूरे रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हो, बट इतना प्रोडक्शन किया तो जा सकता है ना। तो अटेनेबल तो मैं कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, यहाँ पे 200 किलो प्लास्टिक था, मान लो आप पूरे 200 किलो प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, तो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा। और अगर आप अपने पूरे प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहे हो तो जो कॉम्बिनेशन आएगा इसके अंदर आएगा। बट आप बना तो पा रहे हो ना, प्रोडक्शन तो कर पा रहे हो ना। तो प्रोडक्शन कर पा रहे हो तो ये दोनों ही पॉइंट, ऑन द लाइन और अंडर द लाइन, ये दोनों ही अटेनेबल होंगे। और उसके बाहर, लाइन के बाहर, है ना, जो पॉइंट होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो ये अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था जो हमने आज स्टार्ट किया। मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बताया। थोड़ा सा मैं एक रिकैप दे देता हूं आपको। ये हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या हैं? स्कार्स रिसोर्सेज हैं, और उसके रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूसेज हैं। मतलब रिसोर्सेज कम है, उसके साथ साथ उनके यूज भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम हर टाइम पे चॉइस करते हैं कि हमारे को हमारे रिसोर्सेज का यूज किस तरीके से करना है। इस चीज की हमको क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है फॉर द बेस्ट सेटिस्फेक्शन। और अगर मैं बात करूं चॉइस की,
तो मेजर इकोनॉमी के अंदर 3 बड़े डिसीजन एज ए चॉइस हमको लेने पड़ते हैं। दैट इज फर्स्ट क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आप ये चॉइस करते हो कि आपको आपके रिसोर्सेज का कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, सब कुछ नहीं बनाया जा सकता, आपको देखना पड़ेगा कि किसका प्रोडक्शन करना है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए आप जो प्रोडक्शन करो लेबर से करो या मशीनरी से करो, ताकि जो आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, कम से कम कॉस्ट आए। तो ये चॉइस करनी पड़ती है, यहाँ पे भी चॉइस करते हो आप। और फिर उसके बाद चॉइस करोगे फॉर whom टू प्रोड्यूस, जिसमें आप चॉइस करोगे कि पुअर सेक्शन के लिए करना है या रिच सेक्शन के लिए करना है, क्योंकि हम रिसोर्सेज कम है, अगेन रिसोर्सेज कम है, आप एक ही कंपनी सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, आपको किसी एक सेगमेंट को चूज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है एक ऐसा टूल जो आपको बताता है लिमिटेड रिसोर्सेज में दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। पीपीसी शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में दो गुड्स का कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसके बाद मैंने एक शेड्यूल बनाया, एक टेबल बनाई, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कितने पैनों कितने मग का प्रोडक्शन कर सकते हो, अलग अलग डेटा आपके सामने है। उसके बाद इसी का मैंने क्या बनाया, कर्व बना दिया, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अदर नेम इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी आ जाता है। और फिर अपने अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन देखिए, ऐसे पॉइंट जो पीपीसी लाइन के ऊपर है या अंदर है वो अटेनेबल है क्योंकि उतना प्रोडक्शन किया जा सकता है, और जो लाइन के बाहर है वो आपके लिए अनअटेनेबल है क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। आगे की क्लास के लिए अपन कल कंटिन्यू करेंगे।